हेलो एस फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद विशाल टीसी पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे तथा आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे प्रत्येक यूपीएससी और पीसीएस और स्टेट पीएससी की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग आखिरकार कितना महत्वपूर्ण रहता है हमारी मेंस परीक्षा के लिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो भी हमारी यूपीएससी और पीसीएस परीक्षा होती है, उसके लिए आंसर राइटिंग अपने आप में एक कितना बड़ा अच्छा होती है। तो आज हम थोड़ा मोटा-मोटा चर्चा करने वाले हैं आंसर राइटिंग पर। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहा तो फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में तो सारा सब कुछ नहीं बता सकते, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहा तो कोशिश करूँगा कि इसके नेक्स्ट वीडियो में पूरी तथ्यात्मक तरीके से आपको ए टू जेड बताएंगे कि आंसर राइटिंग आपको किस प्रकार करना चाहिए। तो आज कुछ मोटी-मोटी बातें बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हर किसी अभ्यर्थी के मन में एक ही क्वेश्चन रहता है, आखिरकार क्यों ज़रूरी है आंसर राइटिंग? और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि आखिर हमें कब से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? अगर हम पीएससी और पीसीएस या फिर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो हमें कब स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी आंसर राइटिंग, ताकि हम परीक्षा में एक अच्छा उत्तर लिख सकें तथा एक आकर्षक उत्तर लिख सकें। तो आंसर राइटिंग क्यों ज़रूरी है? देखिए, तो हम सभी जानते हैं और आप सभी भी जानते हैं कि हमारी जो भी परीक्षा रहती है, प्री परीक्षा के बाद जो कि हमारा मेंस के पेपर रहते हैं, वो सभी अ, रिटन एग्ज़ाम बेस होते हैं, ठीक है? जिसमें हमें स्वयं अपने विचारों को व्यक्तिगत करना होता है तथा एक आकर्षक उत्तर लिखना होता है। इसी के आधार पर हमारी जो मेंस परीक्षा रहती है, इसी के आधार पर हमारे अंक निर्धारित किए जाते हैं तथा आपके लिए इंटरव्यू कॉल किया जाता है। अगर आपका एक उत्तर सही एक एक ढांचेगत तथा आकर्षक तरीके से लिखा गया हो तथा उत्तर का प्रासंगिक हो आपका उत्तर, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जो आपका एग्जामिनर है उसके माइंड में एक जो छवि होगी, मतलब एक ऑफिसर जैसी छवि विकसित होगी कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पर इतना एफर्ट कर रहा है, यहाँ पर इतना सोच रहा है, जो भी हमारा भविष्य की जो भी दृष्टिकोण है उसके बारे में इतना सोच रहा है। तो हालांकि इसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी हैं, इसी तौर पर इसी बेस पर ये अपने विचार व्यक्तिगत कर रहा है। तो इसी के बेस पर आपके जो एग्ज़ाम के नंबर हैं, वो निर्धारित होते हैं। हालाँकि इतनी छोटी बात तो नहीं है उत्तर लिखना किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं कि धीरे-धीरे हम अपने आंसर राइटिंग को एक बहुत ही आकर्षक बनाएँ, एक आकर्षक उत्तर के रूप में बनाएँ, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी ही जानते हैं कि आंसर चूँकि मेंस की परीक्षा के बेस पर ही आपकी रैंक डिसाइड होती है, ठीक है? आपके एग्ज़ामिनर जो आपको नंबर देता है, आपका उत्तर किस प्रकार लिखा गया है, और इसमें जो आंसर राइटिंग में एक सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है, आपकी रैंक डिसाइड के लिए, या फिर मान के चलो कि आपके जो भी मेंस का जो स्कोर है, ठीक है? उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है आपके ऑप्शनल पेपर का। तो ऑप्शनल में भी एक बहुत ही आकर्षक उत्तर लिखने की ज़रूरत रहती है, और तथा एक जिसका जिसका मतलब भविष्य की चीज़ों को दृष्टिकोण रखते हुए आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे जो भी बिगिनर्स अभ्यर्थी रहते हैं, उनके मन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि आखिर हमें आंसर राइटिंग प्री के पहले कर देनी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर प्री के बाद? तो देखिए, इसमें कोई भी दो मत वाली बात नहीं है कि आपको आंसर राइटिंग जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तभी से आपको अपनी एक आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है? जैसा कि मान के चलो कि आप इसी साल से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यूपीएससी की जनरली या फिर पीएससी की, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस जिसमें आपका मेंस होगा, ठीक है? तो आप अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना जो भी सिलेबस में अपना जो भी जीएस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको उसी के साथ में अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो कि कोई टॉपिक आपका सिलेबस में एक टॉपिक कवर होता है, तो आप ये देखें कि पिछले विगत वर्षों में उससे कैसे किस प्रकार के, किस प्रकृति के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सबसे अच्छा एक आंसर राइटिंग करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तरीका है, वो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक समझ विकसित करनी होती है आंसर राइटिंग में, ठीक है? जब आप शुरू-शुरू में करेंगे, तो आप मान के चलो कि नेट से आर्टिकल की सहायता ले सकते हैं तथा आप बुक्स की सहायता ले सकते हैं धीरे-धीरे, ठीक है? अगर इसके बाद आपका एक अच्छा दृष्टिकोण बन जाता है, एक पकड़ बन जाती है, एक समझ बन जाती है, तो आप फिर उसके बाद ये कोशिश कर सकते हैं कि आप
चीज़ों को पढ़ के उसके बाद अपने मन से आंसर राइटिंग स्टार्ट शुरू कर देना, ठीक है। लेकिन जो हमारे बिगिनर्स रहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले किसी न किसी स्रोत का सहारा लीजिए, ठीक है, आंसर राइटिंग करने के लिए। और मेरा मानना ये है कि बहुत से टीचर्स हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो यूट्यूब पर रेगुलरली वीडियो अपलोड करते हैं कि किस प्रकार आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आप टॉपर्स की कॉपी भी देख सकते हैं। एक अच्छा उपाय ये रहता है कि आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, आप उनको कॉपी कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से आंसर लिखा, ठीक है। बस ये कॉपी कर सकते हैं कि उनकी लेआउट कैसी है, ठीक है। और विचार आपको अपने ही रखने हैं, लेकिन आपके विचार इस प्रकार के होने चाहिए कि वो सारगर्भित होने चाहिए। अगर आप उसमें कोई भी कहानी या फिर कोई भी स्टोरी टाइप का लिख रहे हो तो ये कोई भी आ, आपके उत्तर का लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसी के साथ आपको अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवर करते हैं तो उसके पीछे से ही, ठीक है, स्टार्ट कर देना चाहिए आपको आंसर राइटिंग, ठीक है। जैसे कोई एक टॉपिक होता है ज्योग्राफी में, कोई भी जैसे मॉर्फोलॉजी होता है, तो आप को देखिए कि उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तथा आप देख सकते हैं कि नेट पर भी क्वेश्चन बहुत सारे डले हैं, तो आप उन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है इसमें देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला है कि आज इस वीडियो में सिर्फ मोटा-मोटा ही बताएँगे कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए आंसर राइटिंग में। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा आंसर राइटिंग करने की प्रमुख आयाम क्या होनी चाहिए, ठीक है? मतलब प्रमुख दृष्टिगत क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या आयाम होनी चाहिए, ठीक है? तो देखो, अब विद्यार्थी 2 प्रकार से आंसर राइटिंग करते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। देखो, एक तो हो गया हमारा ये, आप जानते हैं ये पिरामिड, ठीक है। पिरामिड एक उल्टा, ठीक है, एक उल्टे तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं अभ्यर्थी, एक उल्टे पिरामिड की तरह, और एक करते हैं सीधे पिरामिड की तरह। लेकिन जो हमारी प्रचलित है आंसर राइटिंग, वो ज़्यादातर अभ्यर्थी किस में करते हैं, ये वाली में, मतलब सीधा पिरामिड, मतलब सीधा ट्रायंगल की तरह आंसर राइटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी कॉलेज एग्जाम में सिखाया जाता है कि आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद व्याख्या, फिर कंक्लूजन, ऐसा वगैरह वगैरह लिखना है, और कहानी टाइप का लिखना है। वहां पर सिखाया जाता है कि आपको सिर्फ पेज भरना है, उसी के तौर पर आपको एग्जाम पास करा दिया जाएगा। लेकिन यूपीएससी में इसका बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर शब्द बिल्कुल 150 शब्द का, आपको 200 250 शब्द का आपको सिर्फ जगह मिलती है, और आप इसमें बिल्कुल भी कहानी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें दो अप्रोच हैं मुख्यतः। दो अप्रोच क्या है, एक तो जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे बिगिनर्स अभ्यर्थी रहते हैं, वो मुख्यतः सेकंड वाली अप्रोच को फॉलो करके लिखते हैं। तो सेकंड वाली अप्रोच क्या बोलती है, देखते हैं। सेकंड वाली, देखिए, इस ट्रायंगल से आपको समझ आ रहा होगा कि जो सेकंड वाली अप्रोच रहती है वहां पर क्या रहता है। देखो, यहाँ पर कम इम्पोर्टेंट वाला मामला रहता है। मतलब आप अब समझ चुके होंगे कि कम इम्पोर्टेंट क्या, हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये बताया जाता है कि जो भी हमारा, जो जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हम बेसिक लिखते हैं, तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। और हम लास्ट कहाँ पर लिखते हैं, सबसे मतलब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो हम लास्ट में पहुँच जाते हैं। तो जैसे कि आपको मान के चलो कि आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो उस समय से वो देखता है कि मतलब शुरू में तो स्टोरी टाइप का लिख दिया आपने, तो उसका वही मन खराब हो जाता है, वो वहीं बोर हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि शुरू में ही आपको एक बहुत ही अच्छा, एक ऐसा पॉइंट लिख देना है कि वो बहुत ही, मतलब आपका जो आगे का उत्तर है वो एक पॉइंट आपका प्रदर्शित कर दे कि आपका पूरा आंसर किस पर बेस है, और आगे क्या मजा आने वाला है आपके उत्तर को पढ़ने में, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये जो हमारे बिगिनर्स स्टार्ट करते हैं वो कैसा लिखते हैं, वो लिखते हैं, सबसे पहले तो वो स्टार्ट करते हैं लीस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट से, ठीक है। मतलब लीस्ट मतलब जो बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, वो क्या करते हैं कि बिल्कुल बेसिक सा लिख देते हैं शुरू में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, जो नेक्स्ट आईएमपी है, मतलब जो जो उससे भी थोड़ा आईएमपी थोड़ा ज्यादा, फिर बला बला, फिर जो कुछ भी स्टोरी लिखते हैं, फिर उसके बाद मोस्ट आईएमपी पर। तो कंक्लूजन पर आते आते उनका मोस्ट आईएमपी वहां पर लिख देते हैं। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग पहले ही खराब हो चुका होता है, तो वो आपके आंसर को उतना ज्यादा वरीयता नहीं देता है, ठीक है। अब जो स्मार्ट स्टूडेंट रहते हैं और जो बहुत ही प्रैक्टिस कर चुके रहते हैं, तो वो किस प्रकार से लिखते थे, देखो हम देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है और जो आप सभी लोगों को फॉलो करनी चाहिए, तो वो अप्रोच क्या है, वो है उल्टे पिरामिड वाली अप्रोच, मतलब उल्टा ट्रायंगल वाली अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है, ये अप्रोच कहते हैं कि सबसे ही पहले आप इंट्रोडक्शन में जो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन में पूछी गई है, वो लिख दें, ठीक है, ये बना दी, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ये लिख दी, फिर उसके बाद आते जाइए छोटी छोटी पर, जहाँ पर सबसे
कम आईएमपी जो पॉइंट रहेगा वो नीचे आता जाएगा और सबसे मोस्ट आपको सबसे ऊपर लिखना है, ताकि एग्जामिनर का एक बेस बन जाए कि हाँ ये क्वेश्चन में ये बताना चाहता है, उसमें कोई उसने क्वेश्चन में कोई भी आंसर में कोई भी कहानी नहीं लिखी है। ठीक है, तो देखो ये वाली अप्रोच क्या कहती है कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया लिखना होता है आपके इंट्रोडक्शन में। ठीक है, देन उसके बाद आप जो व्याख्या में आते हैं उसके बाद सब आइडिया लिखें आप। ठीक है, और फिर जब उसके आप और अंदर जाते हैं फिर उसके सब टॉपिक लिखें, तो ये एक अच्छा उत्तर और ये एक आकर्षित उत्तर बनाता है आपका। ठीक है, जो भी आपका लिखने हैं आप 3 पार्ट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन, व्याख्या और कंक्लूजन। ठीक है, अब हम आगे की अप्रोच देखते हैं ये क्या है। तो आपको अब कौन सी फॉलो करना है, फर्स्ट वाली अप्रोच। ठीक है, ये आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, ये अप्रोच फॉलो नहीं करना है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पर देखते हैं, जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है वो क्या है, कीवर्ड मतलब कुंजी वाक्य। आपने अपने क्वेश्चन में कीवर्ड और कुंजी वाक्य किस प्रकार पहचानना है, सबसे महत्वपूर्ण काम रहता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें आपको कुंजी वाक्य यानी कि कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि भारत की विविधता पर चर्चा करना है, तो आप इसमें पहचान सकते हैं कि हमारा जो कीवर्ड रहेगा, हालांकि ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा मुख्यतः हर क्वेश्चन में 1-2 कीवर्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, विविधता, किसकी, भारत की विविधता पर चर्चा करना है। ठीक है, तो ये रहा कुंजी वाक्य, तो आपको सबसे पहले कुंजी वाक्य पहचानना पड़ता है। ठीक है, चलिए जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है अब हम वो देखते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच है वो है विचारों को एक प्रवाह में लिखना। ठीक है, मतलब अपने आंसर में एक प्रवाह सुनिश्चित करना। ठीक है, और मतलब एक सतत रूप से अपने आंसर को लिखना। ठीक है, मतलब शब्दों का किस प्रकार प्रयोग करके आप अपने आंसर को एक सतत और एक निष्क्रिय तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुख्यतः है वो है अ, शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करना है। ठीक है, तो देखो आपको अपने उत्तर में शब्दों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है, जैसे कि एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए हम अपने आंसर में किस प्रकार के शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो हम कोई भी अपना आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम अपने आंसर में जो हमारी एक मतलब जो बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए तो हम उपयोग कर सकते हैं उन वर्ड का, जैसे कि इसके अलावा, मतलब और भी, या फिर वहीं दूसरी ओर, मतलब अपना आंसर लिखते लिखते मतलब किसी भी बात को पलटना है तो उस प्रकार से हम इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वहीं दूसरी ओर। ठीक है, और हम लिख सकते हैं निसंदेह का उपयोग कर सकते हैं, या फिर संयोग से, तो इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, और जैसे कि किसी का विरोधाभास करना है अपने आंसर में। ठीक है, मतलब कोई भी विरोधाभासी शब्द है तो उसका हम मतलब उसमें हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कोई मतलब किसी बात को किसी तरह मोड़ना है हमें, तो उसमें हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि तथापि। ठीक है, लेकिन, या फिर अभी तक, और वहीं इसके दूसरी तरफ ऐसे कुछ वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जबकि, जबकि का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना है कि इनको आपके आ, ऐसे में उपयोग नहीं करना है ऐसे शब्द। ठीक है, ये सिर्फ आपको अपनी जीएस वाले पेपर में ही इनका उपयोग करना है। ठीक है, और जैसे कि हम निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष में हम कैसे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि निष्कर्ष में हम अपने जैसे कंक्लूजन देते हैं तो किसी भी बात को आ, मतलब निष्कर्ष एक हमारा क्या रहता है कि आगे का दृष्टिकोण बताना, या फिर किसी भी चीज को रोकना, या फिर उस चीज में न्यूट्रल रहना। ठीक है, तो हम निष्कर्ष में कैसे लिख सकते हैं कि अंततः, अंत में, यह कर सकते हैं। ठीक है, अंततः या फिर अंत में इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर क्लियरली या फिर स्पष्ट है का उपयोग कर सकते हैं, या फिर शुद्ध रूप से या फिर संपूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं, या फिर अतः, इसलिए, या फिर ऐसे ईटीसी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि परिणाम स्वरूप, कुछ भी, मतलब कोई भी हमें एक उसमें निष्कर्ष देना होता है तो इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहता है हमारे उत्तर में एक सततता वाले शब्द बनाए रखने के लिए। ठीक है, अगर ये आप लोगों को समझ नहीं आया तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, फिर एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें सिर्फ मोटे मोटे जो भी अप्रोच हैं उसके बारे में बताया जाएगा, डिटेल में नहीं बताया जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच आती है हम उस पर टैकल डाउन करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अप्रोच है वो है प्रश्नों की संरचना को समझना। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको प्रश्न की संरचना और एक प्रश्न के प्रति एक समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि जब आपको प्रश्न ही समझ नहीं आएगा तो आप उसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, या तो आप कोई भी स्टोरी लिख देंगे या फिर उससे कुछ रिलेटेड लिख देंगे, तो ये कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको प्रश्न समझना होगा और एक अच्छे दृष्टिकोण से समझना होगा, तभी आप उसका एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,
तो मुख्यतः जो हमारी प्रश्नों की संरचना होती है वो 6-7 प्रकार की होती है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ तो कुछ आपको नोट करते जाना है, ठीक है? तो जैसे कि मान के चलो कि एक कोई भी मतलब 6-7 प्रकार के प्रश्नों की संरचना होती है। तो उसमें जो फर्स्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं कैटेगोरियल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? मतलब श्रेणी या फिर वर्गीकृत, मतलब किसी एक क्रम में चलना, मतलब चीजों का वर्णन किसी एक क्रम में करना, ठीक है? जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि मुगल काल में, अकबर के काल में जितने भी प्रशासनिक सुधार हुए या फिर कुछ भी ईटीसी ईटीसी कुछ भी हुआ, तो उसके क्रम में बताना है। तो अब आप ये किसके संदर्भ में बताएंगे? अकबर के, ठीक है? मतलब मुगल काल के संदर्भ में, अकबर के संदर्भ में बताएंगे, मतलब उसके क्रम में जो जो हुआ, ठीक है? या फिर मुगल काल के जो भी जितने भी राजा हैं उनका वर्णन करें, तो आप क्रमशः उनका वर्णन करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आपका श्रेणीकृत या फिर वर्गीकृत उत्तर, ठीक है? जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो प्रकृति रहती है वो रहती है मूल्यांकन वाली, ठीक है? मतलब मूल्यांकन या फिर एवेल्यूएटिव वाली, मतलब आप में इसका इसमें आपको पक्ष या फिर विपक्ष के बारे में पूछा जाता है, ठीक है? मतलब आपका एक ओवन व्यू पूछा जाता है, या फिर अच्छा है या फिर बुरा है, ठीक है? इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मतलब एक एक प्रकार से मान के चलो कि जो समालोचनात्मक और आलोचनात्मक जो प्रश्न आते हैं उस वो वाले, ठीक है? मतलब उसमें आपका पक्ष और विपक्ष पूछा जाता है कि आप किस प्रकार इसका निदान या फिर समाधान कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है अ, जो क्रोनोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब विकास या फिर घटित होने का जो क्रम होते हैं, इस पर बेस होते हैं। जैसे कि जो ये क्वेश्चन या तो फिर हिस्टोरिकल बेस होते हैं या फिर पॉलिटिकल बेस, ठीक है? मतलब ये बताते हैं, मतलब किसी कालक्रम के अनुसार चलना, ठीक है? किसी कालक्रम के अनुसार पूछा जाता था, या तो फिर ये अतीत होता है या फिर भविष्य के उस बारे में होता है, ठीक है? जैसे कि मान के चलो कि कोविड-19 आया था, ठीक है? अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोविड-19 का क्या प्रभाव रहा अतीत में, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसमें मुख्यतः ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो भविष्य की, मतलब अतीत की जो समस्याएँ रहती हैं, उनसे रिलेट करके भविष्य की समस्याओं को या तो फिर सुधारना या फिर उनके दुष्प्रभाव को देखना, ठीक है? ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, वो रहते हैं तुलनात्मक प्रश्न, ठीक है? मतलब कोई भी, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए या फिर बी की तुलना करना, या फिर किसी भी चीज़ की, किसी 2 चीज़ की तुलना करना, ठीक है? जैसे कि गांधार और द्रविड़ शैली की तुलना करना, ठीक है? जैन और बौद्ध धर्म की तुलना करना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? और जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है हमारा सीक्वेंशियल, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है? क्रमबद्ध विवरण जिसमें दिया रहता है, ठीक है? जैसे कि इसका हम एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे कि युवाओं में बढ़ती नशाखोरी, ठीक है? अ, शुरुआत में तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बाद में एक लत बन जाती है, ठीक है? तो ये एक रहता है अच्छा, ठीक है? और जो हमारा नेक्स्ट रहता है वो रहता है अ, इलुसिडेट करना, ठीक है? मतलब एक प्रकार से स्पष्ट करना, ठीक है? पूछा नहीं जाता कि स्पष्ट कीजिए कि हमें इसमें क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए, मतलब क्या तर्क रहना चाहिए, मतलब उसमें आपको अपना एक तर्क देना देना होता है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलो कि क्या बेरोजगारी की बढ़ती दर का कारण है, तो इसमें आपका एक अपना क्या तर्क पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, और भी टाइप हैं, ठीक है? लेकिन ये कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी आप इतना ही रखें, ठीक है? ये बिगिनर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वो समझ में आया गया होता तो होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, जो नेक्स्ट अप्रोच है हम वो देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोच जो हमारी है वो है, जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है वो है एक विचार को खत्म कर ले उसके बाद ही आगे बढ़े, ठीक है? जैसे कि मान के चलो कि हम कोई अपने उत्तर में एक सततता बनाए हुए हैं, ठीक है? तो अब आप लिख रहे हैं कि कोविड-19 और भोपाल गैस त्रसदी के बारे में, ठीक है? तो आप लिख रहे हैं कि कोविड-19 में इंडिया में मतलब इतनी मृत्यु हुई, ठीक है? तो देन आप उसके बाद लिखने लगे कि वहीं दूसरी तरफ जो वो भोपाल गैस त्रसदी है, तो उसमें इतनी मृत्यु हुई। तो ये ना मिक्स हो गया ना। तो आप कोशिश करें कि पहले किसी एक बात को लिख दें अच्छी तरीके से, ठीक है? अगर कोविड-19 के बारे में पूछा गया है, आपसे उस बात में कंपैरिज़न नहीं पूछा गया कि आप कंपेयर करो। अगर कंपेयर पूछा गया होता तो आप टेबुलर फॉर्म में भी कंपैरिज़न कर सकते थे, ठीक है? लेकिन आप वो उस तरीके से नहीं पूछा गया, तो आप किसी, मतलब किसी एक एक चीज को अच्छी तरीके से लिख दे, फिर देन उसके बाद दूसरी चीज पर टैकल डाउन करे, ठीक है? तो ये एक अच्छा तरीका रहेगा। चलिए, तो जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच रहती है हम उस पर आ, देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है वो है हमेशा जो आपका उत्तर है वो उस जो भी आपका क्वेश्चन है उसके समर्थन में होना चाहिए, ठीक है? अब ये नहीं पूछा कि आप पूछ कुछ और रहा है, मतलब किसी अच्छी चीज के बारे में पूछ रहा है, कि मतलब ये अब वो पूछ रहा है कि नशाखोरी बुरी चीज है, तो आप बोल रहे हैं नहीं, नशाखोरी तो अच्छी बात है। तो ये क्या बात हुई? ये तो बिल्कुल ना, क्वेश्चन तो सब बेकार हो गया ना। तो आप
आपको न्यूट्रल रहना है, ना तो आपको उसमें कुछ अपनी पूर्ण सहमति देना है। देखो, मेरे हिसाब से एक अच्छा जो उत्तर रहता है, अगर ऐसा जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पक्ष या विपक्ष वाला, तो हमेशा आपको उसमें न्यूट्रल रहना है, ठीक है? किसी के भी पक्ष में नहीं जाना है, ठीक है? अगर आपने किसी एक पक्ष में कर दिया था तो वो समझेगा कि ये इस मानसिकता वाला है, आपके एग्जामिनर समझेगा कि ये इस मानसिकता वाला बंदा है, ठीक है? तो आपको किसी के भी समर्थन में वो मतलब किसी भी के भी पक्ष में पूर्णतः नहीं जाना है, ठीक है? उस समर्थ अगर अच्छी बात है तो हमेशा उसके समर्थन में रहना है, ठीक है? क्वेश्चन के समर्थन में रहना। लेकिन बुरी बात में कभी भी उसके समर्थन में नहीं जाना है, न्यूट्रल ही रहना है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच रहता है। और जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है वो है उदाहरण, ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अप्रोच है कि हमेशा ऐसी कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसमें करंट अफेयर्स ऐड करने की कोशिश करें। ये आपके आंसर को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेगा और एक एग्जामिनर के माइंड में एक न्यू डायमेंशन क्रिएट होगा आपके प्रति, आपके आंसर के प्रति, ठीक है? क्योंकि देखो, आपके कोई भी माइंड तो एग्जामिनर के पास जा नहीं रहे कि वो सोच लेगा कि हाँ आप आपके पास इतना इंटेलिजेंट हो। आपने जो लिखा है वो ही जाएगा एग्जामिनर के पास। तो आप ऐसी कोशिश करें कि थोड़ा करंट से रिलेटेड ही लिखें अपने जो भी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर कहीं ना कहीं से उसमें कोई भी करंट रिलेट हो रहा है तो ठीक है, तो आप उसमें कोशिश करें कि हाँ वहां पर करंट ऐड कर दें, ठीक है? मतलब करंट अफेयर्स का जो भी पोर्शन अच्छा है, ठीक है? जैसे कोई भी पुरानी नीति के बारे में पूछा गया तो आप उसमें जो भी नई नीति है उसमें अगर पुरानी नीति में ही कोई सुधार किया गया तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एक अच्छे तरीके से, ठीक है? और जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच आता है वो है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये छोटे छोटे पॉइंट आपके आंसर को बहुत ही आकर्षित और एक बहुत ही अच्छा आंसर बनाते हैं, ठीक है? कि सरल भाषा का उपयोग करना है हमेशा और छोटे वाक्यों का उपयोग करना है हमेशा। देखो, कोशिश करो कि कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखो, ठीक है? या तो फिर पॉइंट वाइज लिखो, या तो फिर आ, या तो फिर उनके अलग अलग डायमेंशंस करके लिखो, ठीक है? पैराग्राफ वाइज में मत लिखना, पॉइंट में ही लिखना हमेशा आंसर को, ठीक है? और कोशिश देखो, जो हमारा रहता है भाषा का उपयोग, आप लिखते हो कि इजाद करना, तो इजाद करने का मतलब क्या होता है? इजाद जैसा आप शब्द ही प्रयोग नहीं करना है कि एग्जामिनर को थोड़ा ये टफ लगे, तो आपको कोशिश करना है कि बहुत ही हल्के और छोटे शब्द प्रयोग करना है, ठीक है? इजाद 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 करना का मतलब आप सिंपल से ही जानते हैं ना, इजाद करना मतलब आविष्कार करना। सिंपल लिखोगे आविष्कार करना, गणना करना का मतलब सूची बनाना, ठीक है? बेहतर करना का मतलब सुधारना, या फिर सुगम बनाना का आसान बनाना, ठीक है? अ, अवस्थिति देखो, कई लोग का अपने जो क्वेश्चन आंसर रहता है उसमें उपयोग करते हैं अवस्थिति। तो अवस्थिति क्यों लिखना फालतू में? एक अक्षर एक अक्षर क्यों बढ़ाना? स्थान लिखो ना डायरेक्ट। श्रेय देना का मतलब दे देना, ऐसा लिखो। निपुणता मतलब कौशल, या फिर संशोधन मतलब परिवर्तन। तो ऐसे वाक्यों का उपयोग करो। कोई भी इतने जटिल वाक्यों का प्रयोग मत करें अपने आंसर में, ठीक है? कि आपका एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते ही उसको खुद समझ ना आए। हालांकि एग्जामिनर ऐसे नहीं होते, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है? चलिए, जो नेक्स्ट अप्रोच है हमारी, हम नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी टॉपिक या फिर पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो आपके जो भी विचार हैं उसके प्रति, जो भी आपके सकारात्मक विचार हैं उस क्वेश्चन के प्रति, तो आपको वहां पर अपने ही विचार लिखना है या फिर किसी भी चीज से ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर आपका कोई भी बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है? जैसे कि गांधी जी के बारे में एक उदाहरण बोला जाता है कि शरीर से कहीं ज्यादा विचारों के व्यक्ति थे गांधी जी। तो ऐसे ही कई उदाहरणों का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है? और कोशिश करें कि वहाँ किताबी भाषा से आप सभी को बचना है, ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल भी एग्जाम किताबी भाषा का नहीं है, ठीक है? कोशिश करना है कि अपने विचार व्यक्तिगत करें, जो भी आपका तर्क है उस क्वेश्चन के प्रति या फिर उस विचार के प्रति या फिर उस दृष्टिकोण के प्रति, तो आपको वो लिखना है, ठीक है? चलिए, जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है वो है बेवजह के शब्दों से बचें, ठीक है? मतलब क्या है बेवजह के शब्दों से? मतलब ये है कि अधिवाक्य, अधिवाक्य मतलब ये होता है कि आप जब कोई शब्द या फिर वाक्य के बारे में उस चीज को बार बार लिख रहे हैं तो उसको आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वहाँ बहुत ही कम जगह होती है आपकी कॉपी में। तो आपको कोशिश करना है कि ऐसे शब्दों को इग्नोर करें और बेवजह के शब्दों से बचे, ठीक है? अ, ठीक है, ये क्यों होता है? ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से होता है। तो ये बिल्कुल एक अच्छा उत्तर की नहीं माना जाता है इसे, ठीक है? जैसे कि हम लिखते हैं कि हमारे आंसर में कोई भी चीज आए, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं कि वह चीज आकार में बड़ी है, ठीक है? तो इतना क्यों लिखना है कि वह चीज आकार में बड़ी है? डायरेक्ट लिखा को वह बड़ी है, ठीक है? बड़ा है या फिर बड़ी है या फिर विशाल है, कुछ भी लिखो, ठीक है? जैसे कि कोई भी क्वेश्चन पूछो तो डायरेक्ट पूछो ना क्वेश्चन, मतलब प्रश्न पूछा जाए तो डायरेक्ट पूछो ना प्रश्न। तो इसमें कोई भी ऐसा मत लिखो, ठीक है? एनी एंड ऑल, तो इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट ऑल बोलो ना, ऑल में सब आ जाता है, ठीक है? मतलब सभी शामिल हैं।
अब शामिल या सभी, तो मतलब अब डायरेक्ट सभी ही बोलो ना उसमें। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो कि पूरी तरह संपन्न, तो अब देखो, अब इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि संपन्न है, डायरेक्ट संपन्न लिखो, पूरी पूरी तरह इसमें नहीं लिखना, डायरेक्ट संपन्न पर आप टैकल डाउन कीजिए, आपका वर्ड भी बचेगा, आपकी जगह भी बचेगी, ठीक है। संख्या में कुछ कम, तो मतलब कुछ लिखो ना डायरेक्ट, इतना क्यों लिखना कि संख्या में कुछ कम, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रयोग करना है, और ये अधि वाक्यों के शब्दों से बचना है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। और जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है हमारे चिन्हों का सभी प्रयोग करना, ठीक है। चूंकि हम आंसर राइटिंग कंडक्ट कराते हैं, हमारे कुछ व्हाट्सअप ग्रुप है, हम उसमें आंसर राइटिंग कंडक्ट कराते हैं, तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी लिखते हैं कि लास्ट में लिखते लिखते सिर पे बहुत सिर्फ ऐसे डॉट लगा देते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ है पता? इसका मतलब हुआ कि टू बी कंटिन्यू, अभी इसके आगे और लिखना है। वो यहाँ पर इंग्लिश वाले ऐसा ऐसा लगा देते हैं, यहाँ पर हिंदी वाले कुछ लगाते ही नहीं, वो भी ऐसे लिख देते, छोड़ देते हैं। तो इसका एक अच्छी इमेज नहीं जाती एग्जामिनर के ऊपर कि अभी ये अधूरा आंसर है, वो सोचता है। तो उसमें आपका माइनस मार्किंग हो जाती है, ठीक है, आपका वहां पर नंबर कट जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि जहाँ कॉमा का उपयोग करना है, जैसे चिन्हों का जहाँ उपयोग, जहाँ ज़रूरत है और ज़रूरत के हिसाब से ही उपयोग करना है, ठीक है। आप पूर्ण विराम का ज़रूर ध्यान रखें हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, क्योंकि बहुत से आंसर में जल्दी-जल्दी लिखने के चक्कर में भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत ध्यान रखें, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है वो है सिरोरेखा रेखा का ध्यान रखें, मतलब सिरोरेखा रेखा, अभी कुछ लोग तो जानते ही नहीं है सिरोरेखा रेखा क्या कहलाती है। सिरोरेखा रेखा कहलाती है कि किसी भी शब्द कोई भी लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि सिरोरेखा देखो ये कहलाती है सिरोरेखा, और सिरोरेखा को हमेशा पूरी ही बनाना है, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं यहाँ पर ईटीसी, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कोशिश करें कि पूरी सिरोरेखा बननी चाहिए आपकी, ठीक है, तभी आपको एक अच्छा उत्तर माना जाता है, और एक आपके जो एग्जामिनर के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो अच्छा और एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अब कुछ लोग सिरोरेखा भूल जाते हैं, ठीक है, कॉलेज एग्जाम तक आते आते कुछ इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए टेंशन नहीं रहती, हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत इफेक्ट पड़ता है इससे, ठीक है। और यही यही रहता है कि थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए टाइम लग जाता है आंसर लिखने में, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्ट ऐसा ऐसा लिख देते हैं, और अब हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो है ही, बाकी सब हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस है आपकी तो सब हो जाता है, ठीक है। चलिए, जो हमारे कुछ नेक्स्ट अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें वो देखते हैं, जो है यूज फ्लो चार्ट, ठीक है। आप अपने आंसर में एक अच्छा और एक आकर्षित आंसर बनाने के लिए फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। डायग्राम का भी उपयोग कर सकते हैं, लाइक मैपिंग, मैपिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, मैपिंग का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहता है, ठीक है, मैपिंग का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और लेबलिंग, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट अप्रोच जो है हमारी वो है थोड़ा महत्वपूर्ण सलाह, ठीक है। जो अब थोड़ा बेसिक सेगमेंट रहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो वो है अंडरलाइन, ठीक है, कि अगर देखो जल्दी-जल्दी में वहाँ पर कोई अंडरलाइन या फिर किसी अ, 2-3 पेन का यूज़ करने तो मिलता नहीं है, या फिर ब्लैक या फिर ब्लू, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं, या तो सिर्फ ब्लू का ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर अभ्यर्थी मतलब एक प्रकार से मान के चलो कि ब्लू का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेन बदलने का टाइम नहीं मिलता है। तो अभ्यर्थी क्या करते हैं कि ब्लू का ही उपयोग करते हैं। तो उसमें आप जैसे कि कोई भी हेडिंग आपने दी, ठीक है, तो जल्दी से उसको ऐसा आप अंडरलाइन कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। यूज़ हेडिंग, तो आपको अपने आंसर में हेडिंग का ज़रूर से उपयोग करना है, ठीक है? ये एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट छोड़ती है एग्ज़ामिनर के ऊपर, और सब हेडिंग का भी उपयोग करना है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट जो है, अब ये तो बेसिक क्वेश्चन रहता है सभी अभ्यर्थियों के मन में कि पेन कौन सा यूज़ करना है, ब्लू या फिर ब्लैक। तो देखिए, ब्लैक दोनों पेन अलाउड रहते हैं आपको एग्ज़ाम में, ठीक है? और देखिए, ये नेक्स्ट हमारा लिखा भी है कि केवल एक पेन का यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि अभ्यर्थियों का क्या रहता है कि एक ही पेन का यूज़, मतलब एक ही कलर, मतलब ब्लू कलर का पेन यूज़ करो, क्योंकि आपका टाइम टाइम बहुत कम रहता है आंसर लिखने के लिए। और जो ज़्यादातर अभ्यर्थी या फिर टॉपर्स भी क्या करते हैं कि सिर्फ एक पेन, मतलब कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, तो वो पेन बदलने में जितना टाइम चला जाता है तो उतने में अपना आंसर लिख लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक ही पेन का यूज़ करते हैं। तो आप सभी भी एक ही पेन यूज़ करने की हैबिट डाल लें, ठीक है? मतलब अ, अपने नोट्स में तो डिफरेंट कलर के यूज़ कर सकते हैं, मगर एग्ज़ाम में तो सिर्फ ब्लू, मतलब ब्लू, ठीक है? अ, और पेन का पेन पेन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन रहता है अभ्यर्थियों के मन में। तो देखो, ये कोई आपका निश्चित नहीं करता कि पेन कौन सा यूज़ करते हैं, कि नॉर्मल बॉल पेन रखिए आपके पास, और आप उससे इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन जाए उस पेन से, ठीक है, पकड़ उस पेन से बहुत अच्छी बन जाए। तो कोई भी पेन हो सकता है, ठीक है, एक अच्छा बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है जो हमारा वो है, उत्तर में अंग्रेजी वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। जैसे कि अब हमें लिखना है सकल घरेलू उत्पाद, तो इसको काटो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें जगह आ जाएगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं जीडीपी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो अप्रोच है हमारी वो है
लास्ट इज कंक्लूजन, ठीक है, हम लिखते हैं सबसे लास्ट में कंक्लूजन, उपसंहार, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आपको कुछ, चूंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनमें कंक्लूजन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में कंक्लूजन या उपसंहार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, देखो तो लिख के रखा है मैंने, अधिकांश इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में आपका जो कंक्लूजन रहता है एक एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छी छाप छोड़ता है, ठीक है। मतलब कंक्लूजन ही रहता है कि आप इसके बारे में बता सकते हैं कि फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर पक्ष या फिर विपक्ष, ठीक है। तो कंक्लूजन में बेसिकली हमें समाधान बताना होता है, निष्कर्ष बताना होता है, ठीक है। और हमेशा कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, हमेशा कंक्लूजन होना चाहिए फ्यूचर बेस, मतलब भविष्य उन्मुखी दृष्टिकोण होना चाहिए आपके कंक्लूजन में, ठीक है। मतलब आप भविष्य की, क्योंकि आप एक वर्तमान में एक अच्छे ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आपकी एक जो पॉजिटिव सोच है वो रहनी चाहिए। वीडियो यहीं खत्म होती है। लास्ट में थैंक यू आप सभी के लिए, आपके फ्यूचर की कामना करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ मोटी मोटी बातें आपको आंसर राइटिंग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए है तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, तथा आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं आपको कितनी चीज़ें समझ में आई या फिर नहीं आई, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको विस्तार में बताना चाहिए, ठीक है। आप निश्चिंत ही बेफिक्र कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, जो भी आपको नई वीडियो आएगी तो वो आप सभी को मिलेगी, ठीक है। आप ऐसे ही बताइए कि आपको किस टॉपिक या फिर किस अप्रोच के बारे में वीडियो चाहिए, किस प्रीलिम्स या फिर किस इंटरव्यू या फिर किसके बारे में, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम प्री के क्वेश्चन में एक सीरीज स्टार्ट करें तो वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।